नमस्कार दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिस पर हम सब लोग रहते हैं और हमारा ज़्यादातर समय इनमें जाता है। 2 घंटे 3 घंटे। अब तो हालात ये हो जाते हैं, कमरे के भीतर एक ही परिवार के 2-3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बात किसी से कोई नहीं करता है। वो अपने अपने मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे हैं। ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का रोल या उसकी भूमिका या उसकी अहमियत या उसका प्रभाव, जो भी आप कह लीजिए। देश के भीतर बहुत सारे मामलों में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जिन खबरों को लेकर के नहीं आता रहा, वो खबरें, वो मसले सोशल मीडिया के ज़रिए आती रहीं और उनके पीछे लोग लामबंद होते रहे। वो आंदोलन की शक्ल में आता रहा। वो 2011 का अन्ना आंदोलन आप याद कीजिए, तब भी था और उसके बाद बहुत सारे आंदोलन रहे। आज किसान आंदोलन भी है तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन 2011 से लेकर 2021 के बीच में सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं था, देश और समाज के हक में नहीं था, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण बहुत सारे मामलों में हिंसा को भड़काने, हालात ख़राब करने, शांति के लिए खतरा पैदा करने, देश और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ काम करने वाले लोगों के लिए भी यह एक औजार के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। इसलिए सरकार ने आज कुछ गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन को आज मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कह देगा, छाप देगा और आप फिर या तो उससे लड़ें या फिर ये सोचें कि यह जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म को शिकायत हम कैसे भेजें, कौन सुनेगा, कार्रवाई होगी भी नहीं होगी। ऐसा होता रहा है। बहुत सारे ट्रोल्स, नाम नहीं है, पता नहीं है, जानते नहीं, चेहरा दिखता नहीं है, A to Z XY कुछ भी नाम रख लिया है और आपको गाली लगातार देते जा रहा है। तो इस तरह के ट्रोल्स भी बहुतायत में, लाखों लाख की तादाद में तैयार किए गए, बल्कि एक आर्मी ही तैयार की गई थी अलग अलग मकसद से, उस पर नहीं जाना है। लेकिन ये जो आर्मी है, इस आर्मी को हटाने, आपके खिलाफ कुछ भी बेवजह आधारहीन डालने, समाज में हिंसा भड़काने या समाज और देश के लिए कुछ भी खतरनाक डालने को लेकर यह नियम बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसलिए बारी बारी से आते हैं। पहला ये है कि जो शिकायत आपकी नहीं होती थी वो शिकायत होगी। अब जितने भी इंटरमीडियरीज़ हैं, 1 मिनट के लिए ये भी समझना ज़रूरी है। इंटरमीडियरीज़ का मतलब ये होता है कि वैसे प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिन पर यूज़र अपना कंटेंट डालता है और वो उसको पब्लिश करते हैं। जैसे फेसबुक है, आप लिखते हैं, फेसबुक पब्लिश करता है, उस पर कोई एडिटोरियल राइट उसका नहीं है। हाँ, वो जब चाहता है कुछ वजहों से तो उसको ब्लॉक कर देता है या आपको ब्लॉक कर देता है, ये उसका अधिकार अपनी मर्जी से था, उस पर भी आते हैं। तो ये जो इंटरमीडियरीज़ हैं, अब इनको आपकी शिकायत सुननी है। आप यूज़र हैं तो आपने शिकायत की, 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज की जाएगी और 15 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी महिला की डिग्निटी का मामला है, कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसा कंटेंट जिसमें किसी महिला की इज्जत या उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर वो 24 घंटे के भीतर डिलीट किया जाएगा। ये 24 घंटे की जो मियाद है, ये क्या बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या किसी महिला की मर्यादा के लिए 24 घंटे इंतज़ार करना वाजिब है? इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करना पड़ेगा सभी इंटरमीडियरीज़ को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टा को, और यह शिकायतें लेगा और उन शिकायतों को सुनेगा और जिस तरीके से 24 घंटे में जिसको निपटाना है, जिनको 15 दिन निपटाना है, निपटाया जाएगा। और दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर होगा। यह जो हमारी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इनकम टैक्स है, CBI है, ED है, इन एजेंसीज़ के संपर्क में 24/7 रहेगा ताकि ज़रूरी सूचना, जानकारी या मदद दी जा सके। तो ये दो चीज़ें, ये दोनों लोग भारतीय होंगे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और जो नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर होगा वो, ये दोनों भारतीय होंगे और हर इंटरमीडियरीज़ को रखना होगा, पहला। दूसरा ये है कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 8 तरह की 8 तरह की पाबंदियां हैं। पाबंदियां मैं उनको कम कहूँ, मैं ये कहूँगा कि 8 तरह की ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके ज़रिए समाज में या देश के भीतर कुछ भी ऐसा पैदा ना हो जिसके पैदा हो जाने से हालात कई दफ़ा बिगड़े हैं, माहौल बिगड़ा हुआ है, हिंसा कई बार होती रहती है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो वैसा कंटेंट जो निहायत ख़तरनाक है, उस कंटेंट का ओरिजिन बताना पड़ेगा। यानी कि पहली बार इसको किसने डाला है यह आपको बताना पड़ेगा। अभी तक ये जितनी भी कंपनीज थीं वो कहती थी कि यह अधिकार हमारा है कि हम बताएं या नहीं बताएं, इसलिए इसके बारे में पूछने का अधिकार आपके पास नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो समाज के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए खतरनाक है, तो उसके बारे में पहला किसने उसको पोस्ट किया है जानकारी देना ज़रूरी होगा। दूसरा मामला ये है कि जो देश की संप्रभुता है, सुरक्षा है, पब्लिक ऑर्डर है, इनको या जिन मामलों में 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, इन सब मामलों में यह ओरिजिन बताना बहुत ज़रूरी होगा। अब कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहता हूँ कि एक रास्ता बना है जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बहुत सफाई की जा सकती है। तो एक आपकी शिकायत दर्ज हो रही है। दूसरा ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये ख़तरनाक कंटेंट जो है ना पहले किसने डाला है। तीसरा, जो आपका यूज़र है आपके प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कोई आपका यूज़र है या ट्विटर पे कोई आपका हैंडल है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको वेरीफाई करें। यानी उस कंपनी की बेवजह बिना नाम का आदमी, बिना चेहरे का आदमी आकर के वो किसी को गाली नहीं दे सकता है, वो कुछ भी समाज उद्देश्य के खिलाफ नहीं डाल सकता है। ये जो ट्रोल्स होते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, इन फेक अकाउंट्स के होने का मतलब ये है कि कंपनी सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, और ये उसके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, वो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। लिहाजा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग के बैंक अकाउंट का होता है, मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, एक OTP आता है, मैं OTP टाइप करता हूँ, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी भी आदमी का अकाउंट अगर वेरीफाई करना है तो आप OTP भेजो, OTP से उस क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ उसका अकाउंट है कि नहीं होगा। लेकिन अनवेरीफाइड अकाउंट, फेक अकाउंट, फर्जी अकाउंट, यह इस तरीके से खड़ा किया जा रहा है जिसके ज़रिए लोगों ने ना सिर्फ कारोबार किया, अलग अलग तरह के धंधे किए, बल्कि कई लोगों की इमेज ख़राब करने, कई तरह के संस्थानों के खिलाफ लामबंद होने, और कई बार राजनीतिक दलों के लिए एक फ़ौज का काम करके किसी दल विशेष के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते रही है यह जो ट्रोल आर्मी होती है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग हो गई है, अनाप शनाप तरीके का कंटेंट चलता रहता है, अनवेरीफाइड कंटेंट है कुछ भी। और दूसरा ये कि आप ट्विटर हैंडल है आपका, आप किसी भी आदमी को आप ट्रोल के तौर पे चेस किए जा रहे हैं। यूट्यूब है, कंटेंट आपने अनवेरीफाइड डाल रखा है और लोग देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के अनवेरीफाइड कंटेंट और ट्रोल आर्मी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश है ये गाइडलाइंस जो सरकार ने आज जारी की है। एक मामला और है OTT प्लेटफॉर्म्स का। OTT प्लेटफॉर्म्स अमेज़ॉन या फिर सोनी लाइव, नेटफ्लिक्स, जिस पर वेब सीरीज़ आजकल आप देखते रहते हैं, और सरकार ने कहा कि ये सिर्फ रेगुलेशन के दायरे में होना चाहिए। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हो, मैंने इस लेवल के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी उन तमाम शिकायतों की सुनवाई करे जो OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के आती रहती हैं, और वो सिर्फ रेगुलेशन के दायरे में रहे, यानी खुद से ही वो नियंत्रित अपने आप को करे। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के साथ कुछ गंभीर शिकायतें भी नहीं हैं। यह एक ऐसा कारोबार रहा, इस बार जब कोविड का फेज़ रहा तो सिनेमाघर बंद रहे, तो OTT प्लेटफॉर्म्स ने बड़ा कारोबार किया, लोग यहीं आकर के अपने मनोरंजन का ज़रिया ढूंढते रहे, और फिर वेब सीरीज़ भी आ गई। इन वेब सीरीज़ में 3 बड़े ख़तरे आए देखने को मिले हैं। पहला वायलेंस, दूसरा सेक्स, और तीसरा रिलीजियस तरीके से लोगों को हर्ट करना।
तो ये रिलीजियस तरीके से हर्ट करना, सेक्स और वायलेंस, ये तीनों समाज में खास करके नौजवानों के लिए ख़तरनाक हैं और ये लिमिटलेस हैं। चूँकि अभी तक जो कानून है आईटी एक्ट में, इन पर बंदिश लगाने का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, इसलिए ये जो कुछ भी करते हैं, लगता है कि आप टीवी चैनल पे नहीं हैं, अखबार में नहीं हैं, तो यहाँ जो चाहें कर सकते हैं। और जो एक बड़ी भीड़ इस तरफ आई ओटीटी की तरफ, उसका कारण भी यही था कि वो एंटरटेनमेंट का ऐसा कंटेंट देख रही थी जिसको उसने देखा नहीं, और मन के भीतर उसके अंदर यह ललक रही कि कहीं इस तरह का कंटेंट मिल जाए। लेकिन यह खतरनाक है, क्योंकि एक उम्र के बाद कुछ कंटेंट देखने की आज़ादी देती है सरकार भी। जैसे आप यू सर्टिफिकेट की फिल्में होती हैं, ए सर्टिफिकेट की फिल्में होती हैं, यूए भी होती हैं, लेकिन पता है कि किस फिल्म को किस उम्र के लोग देखेंगे। यह तो खुला खेल था, घर में कोई भी आदमी है वो लगा करके देख सकता है। सरकार ने प्रोविज़न ये किया है कि आप 5 कैटेगरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रखिए, और एडल्ट कंटेंट को देखने का राइट, नहीं दिखाने का राइट या उसको बंद करने का राइट पेरेंट्स के पास होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी कंपनीज़ हैं, सरकार किस गाइडलाइन या सेल्फ रेगुलेशन के दायरे में अपने आप को रखेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। ठीक वैसे ही जैसे पोर्टल्स के लिए जो वेबसाइट्स हैं, उनके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अखबारों के लिए नियम है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत मामले दर्ज होते हैं, सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। वैसे टीवी चैनल होते हैं न्यूज़ के, उनके खिलाफ कुछ शिकायत होती है तो वो मामला केबल एक्ट के तहत दर्ज होता है, कानून उसके मुताबिक बना हुआ है, और फिर कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो सूचनाएं या जो खबरें होती हैं वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे, उनको रेगुलेट करने का कोई रास्ता नहीं है, रेगुलेट करने का रास्ता होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पीसीआई और केबल एक्ट का होता है, तो जो पीसीआई केबल एक्ट पे नियम लागू होते हैं, वही नियम पोर्टल्स पे लागू होंगे, वेबसाइट्स पे। तो वेबसाइट पे भी कोई भी खबर ऐसी नहीं हो सकती है जो अनवेरीफाइड हो, जो हिंसा को बढ़ावा देती हो, समाज में बेमनस पैदा करती हो, धार्मिक उन्माद पैदा करती हो, या राष्ट्र के खिलाफ जाती हो। ऐसा मन में जो आया वो आपने कह दिया। एक तरह से वॉमिटिंग थी। किसी भी आदमी ने कहीं भी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद वीडियो बना करके अपलोड कर देता है। कोई भी आदमी कहीं और कुछ लिखने को नहीं मिलता है तो वेबसाइट पे जाता है और उसके बाद उसने लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट फाइल कर देता है जो अनवेरीफाइड है, बेसलेस है, उसका कहीं कोई अकाउंट नहीं है, कहीं कोई उसका सबूत नहीं है, लेकिन है। उसके चलते बहुत सारे लोगों की इमेज ख़राब होती थी, बहुत सारे संस्थान मुश्किल में आ जाते थे। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश है। सवाल सिर्फ ये है कि सिर्फ रेगुलेशन का सरकार का यह जो मशवरा है वो माना जाएगा क्या। जो वैसी कंपनी इंटरमीडियरीज़ हैं या बड़ी इंटरमीडियरीज़ हैं जिनको आप कहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, शायद सरकार का वहाँ डंडा चले तो उनको रेगुलेट करना या उनको दायरे में रखना आसान हो। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मामले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अदालतों तक गए हाल ही में, और वहाँ से कुछ फैसले आए तो फिर उसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए। फिर भी यह खुले हुए दरवाजे का कमरा की तरह है जिसमें हवा आती जाती रहती है और इस पर लगाम बहुत ज़रूरी है। वैसे ही पोर्टल्स, वेबसाइट्स, उनके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी, वो सिर्फ रेगुलेशन के दायरे में अपने आप को कैसे रखेंगे, बड़ा सवाल है। और आने वाला वक्त जो है यह जवाब देगा, क्योंकि यह रेगुलेशन नहीं है, यह एडवाइज़री है। सरकार ने कोई कानून संसद से पास करके नहीं दिया है, सरकार ने कुछ सलाहें दी हैं, और ये मशवरा सरकार का कितना लागू होता है, कितना अमल में लाया जाता है और इसका असर कितना होता है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फ़िलहाल एक जो बड़ी लड़ाई हमेशा रही है उसको आखिर में मैं ज़िक्र में लाना चाहूँगा कि आपके बोलने की आज़ादी बनाम सरकार का नियंत्रण। क्योंकि सत्ता हमेशा जो है बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता को अपने मुताबिक, अपने फ़ायदे के मुताबिक तय करना चाहती है, और जो लोकतंत्र का नागरिक है या उस लोकतंत्र की जो बुनियादी अधिकार हैं, वो अधिकार कहते हैं कि हर नागरिक के पास अपनी बात रखने का खुला मंच होना चाहिए। इसके लिए वो अधिकृत है।
लेकिन जो स्वतंत्रता है और स्वच्छंदता है, इसके बीच एक लकीर दौड़ती है। बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन, यह फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेहियां बतौर नागरिक हमारे ऊपर आती हैं, और उन जवाबदेहियों, जिम्मेदारियों और हमारे अधिकार के बीच एक लकीर चलती है जिसको हम मर्यादा कहते हैं, या स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की बीच की सीमा रेखा कहते हैं। और उस सीमा रेखा के उस तरफ हम जा कर के कहते हैं कि ये हमारी आज़ादी है, और वहाँ कुछ भी करने के बाद आज़ादी का हवाला दे करके एक अलग तरह की लड़ाई लड़ते थे, यह भी ठीक नहीं था। और सरकार जो बार बार कई मामलों में यह देखा गया है कि वो राष्ट्र सुरक्षा या समाज में माहौल का ख़राब होना, धार्मिक सद्भाव का बिगड़ना, इस सब का हवाला दे करके लोगों के बोलने की आज़ादी पर लगाम लगाना चाहते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते थे, वो जेल तक चले जाते थे। तो यह मामले भी दोनों, मतलब दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब इन दोनों स्थितियों में रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक चीज़ों को नियंत्रित करने और इस पूरे धुंधलाए गंधलाए से माहौल में सोशल मीडिया का खास करके कुछ साफ स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी, कोई नया मसला होगा, कोई नया मुद्दा होगा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।